Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are enjoying the physics to your best. तो हम आज लेने वाले हैं बेटा यूनिट नंबर सेकेंड ऑफ 11th क्लास। आज से यूनिट 11th क्लास का यूनिट सेकेंड काइनेमेटिक्स के हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस इन वीडियो लेक्चर्स में, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चैप्टर का। देखिए बेटा, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स में मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका भी ये चैप्टर जल्द से जल्द फेवरेट बन जाए। इस चैप्टर को ध्यान से समझना, एक बार कंसेप्ट आ गया उसके बाद न्यूमेरिकल्स ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले छोटे न्यूमेरिकल्स, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, मतलब पहले इजी देन इम्प्रूव योर स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको यूज़ करना या उसको प्रूव करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बिना बातें किए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ काइनेमेटिक्स यूनिट पर। काइनेमेटिक्स तो आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा यूनिट हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बेटा आपको ये समझना चाहिए कि मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो क्या स्टडी करती है, उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस that makes the study of the objects when they are in motion। मतलब अगर ये चीज घूम रही है तो इसकी स्टडी करनी है तो किसके अंडर आएगी? मैकेनिक्स के अंडर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो मैकेनिक्स क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी स्टडी करनी है, वो इस ब्रांच के अंडर आती है। अब इसके आगे 3 बच्चे हैं, कौन कौन से? लेट अस सी दैट। उनमें से उसका एक बच्चा, उसका एक पार्ट काइनेमेटिक्स को हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। देखते हैं। एक है मेरे पास स्टैटिक्स, एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स, और एक है बेटा मेरे पास डायनेमिक्स। क्या होता है ये? फटाफट से क्विक एक इसका रिव्यू लेते हैं। क्या होता है स्टैटिक्स? क्या होता है बेटा? मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो बॉडीज जब रेस्ट पर होती है उसको स्टडी करता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। तो जब एक बॉडी रेस्ट पर है तो आगे ना इसकी मोशन या रेस्ट होने की बात, तो मैकेनिक्स पे आ गए हम। और क्योंकि मैकेनिक्स में हम इसके रेस्ट पे होने की बात पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? स्टैटिक्स के अंडर आएगा। अच्छा बच्चे ना मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे ना बड़ा गलत समझ जाते हैं इस चीज को। क्या मैं बताने जा रही हूं आपको। मान लो ये मेरा पेन है, ठीक है। इस मार्कर को एक बच्चा इधर से खींच रहा है और एक बच्चा इधर से खींच रहा है। आर यू गेटिंग? कि एक बच्चा इधर मेरे राइट हैंड साइड पर फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है, और एक लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है। तो दिस इज द मार्कर। एक बच्चा इधर को फोर्स लगा रहा है F2 और एक मेरा इधर को फोर्स लगा रहा है, दैट इज F1। ठीक। अब अगर ये दोनों बच्चे सेम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जितनी ताकत से इस मार्कर को ये वाला बच्चा खींच रहा है उतनी ही ताकत से इस मार्कर को ये वाला बच्चा खींच रहा है। मतलब दोनों साइड पे जो मार्कर के ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज सेम, F1 इज इक्वल्स टू F2। ठीक। तो क्या ये मार्कर कहीं जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जितने जोर से इधर वाला बंदा खींच रहा है उतने ही जोर से इधर वाला बंदा खींच रहा है, तो ये मार्कर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये मार्कर कहाँ रहा? रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे था तो इधर जो बंदा खींच रहा है फिर इधर बंदा खींच रहा है, पर दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं? सेम। तो मार्कर क्या मूव नहीं करेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक। तो हम कहते हैं कि ये हो गया रेस्ट पे, तो इसकी स्टडी किसके अंडर आएगी? स्टैटिक्स के अंडर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो रेस्ट पे जब ऑब्जेक्ट हो उसकी स्टडी करता है। तो बच्चे इस बात को बड़ा गलत समझ जाते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये गलत है बेटा। ये भी तो रेस्ट पर था मार्कर, पर उसके ऊपर तो 2 फोर्स लग रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट इसलिए रेस्ट पर रहता है, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बल्कि इसलिए रेस्ट पर है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट रिजल्ट 0 है। जैसे इस वाले फोर्स ने इस वाले फोर्स को काट दिया। क्यों? एक तो अपोजिट है, एक इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मैंने कहा ना, जितनी जान इस वाले बंदे के अंदर उतनी ही जान इस वाले बंदे के अंदर, दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है,
बट नेट ऑफ दोज, द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्स इज कमिंग आउट टू बी जीरो, जिसकी वजह से, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, इसकी वजह से ये मार्कर मूव नहीं करेगा, ये मार्कर रेस्ट पर ही रहेगा, और इसकी स्टडी आएगी स्टैटिक्स के अंडर। सेकंड हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बेटा क्या है हमारे पास सेकंड? काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। क्या है? जब ये रेस्ट पे नहीं रहा, मतलब इसके ऊपर नेट या रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक, जब इसके ऊपर नेट या रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है तो ये रेस्ट पे नहीं रहा। ऑफ कोर्स ये रेस्ट, मान लो इस बच्चे ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बच्चे ने 20 का लगा दिया, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट क्या है? इफ दिस इज 20 न्यूटन फोर्स, इफ दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, तो रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन, 20 minus 10, that is 10 Newton towards this side. So the marker will start moving toward this side because there is a net or resultant force of 20 Newton acting this side. Are you getting? Next. Okay. तो अब वो कहता है तो ये मार्कर मूव करने लग गया। जब ये मार्कर मूव कर रहा है तो इसकी स्टडी आएगी किसके अंडर? इन दोनों में से किसी के अंडर भी आ सकती है। मतलब काइनेमेटिक्स भी उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करता है जब वो मूव कर रहे हैं, डायनेमिक्स भी उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है जब वो मूव कर रहे हैं। फिर व्हाट इज द डिफरेंस? इसके 3 बच्चे थे, एक ने तो रेस्ट वाले बात करता है, दोनों मोशन के कर रहे हैं, तो क्या ये जुड़वा है? मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। ध्यान से समझिए क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, जो डायनेमिक्स वाला बच्चा है ना, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। वो कहता है कि अगर ये मार्कर मूव किया तो किस वजह से किया? तो हम कहेंगे फोर्स की वजह से किया। मतलब ये क्वेश्चन पुट करता है कि अगर ये मार्कर मूव कर रहा है तो किस चीज ने इसको मूव किया? हमें पता है इसके ऊपर फोर्स लगा, नेट फोर्स लगा ना, यहाँ 20 यहाँ 10, तो नेट फोर्स 10 इस तरफ लगा। तो इसने क्वेश्चन उठाया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करता है विद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बाय कंसीडरिंग व्हाट द कॉज ऑफ मोशन। इट ऑल्सो कंसीडर्स द कॉज ऑफ मोशन। बट ये थोड़ा लापरवाह सा बच्चा लापरवाह सा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा है जब वो मोशन में है, पर ये देखे बिना ये क्वेश्चन, इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये मोशन में कैसे आया। समझ आ गई मेरी बात? मतलब ये कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करता। तो काइनेमेटिक्स मेक्स द स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन मोशन विदाउट टेकिंग केयर ऑफ इट्स कॉज, without considering the force that is causing the motion. But dynamics is that branch which is considering the motion as well as the reason of the motion, as well as the cause of the motion, that is force. So it also deals with the force and all quantities, but it doesn't have to any relation with the cause of the motion. It only deals with the motion of the body. So these are the 3 branches under mechanics. हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है। अभी हमने ये देखा व्हाट इज मैकेनिक्स और उसके 3 बच्चों के बारे में पढ़ा। उसमें से एक बच्चा काइनेमेटिक्स को हमने यहाँ स्टडी करना है डिटेल में। चलो जी, अब आता है बेटा कि आप कैसे कह सकते हो या किस बेसिस पे कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है। आप क्या देखते हो? जैसे मैं आपको कहूँ ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पड़ा हुआ, ये ए पॉइंट पर, तो मैं आपको कहूँ एक घड़ी रखो आप अपने सामने और आप देखो कि पहले इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मतलब वो टाइम जहाँ पे आपने स्टार्ट किया इसको ऑब्जर्व करना। ये बातें छोटी छोटी यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? तो आप कहोगे ये इस पॉइंट पे जिसको a नाम दिया। ओके, सो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजिशन क्या है? a पॉइंट। फिर मैं कहूँगी 1 मिनट बाद देखना, तो आपने कहा 1 मिनट बाद भी t इज इक्वल्स टू 1 मिनट पर भी पोजीशन क्या है? पार्टिकल यहीं पे है। फिर 2 मिनट बाद देखना, पार्टिकल यहाँ। 4 घंटे बाद देखना, पार्टिकल यहाँ। 4 आवर्स के बाद भी देखा तो पार्टिकल ए पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहोगे पार्टिकल रेस्ट पे है। क्या पढ़ाई जा रहे हो मैम, हमें क्या पता नहीं है पार्टिकल रेस्ट पे है, मोशन पे कैसे देखते हैं? इसमें चीज देखो मैं क्या बताना चाह रही हूं कि अगर तो टाइम के साथ, अगर तो बच्चे टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, ठीक, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, t इज इक्वल्स टू 0 पर भी वो इस पॉइंट पे था, t इज इक्वल्स टू 1 पर भी वो इस पॉइंट पे, t इज इक्वल्स टू 4 आवर्स पर भी वो इस पॉइंट पे। इसका मतलब इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम देन वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल एज दैट। ओके, अब मैं आपको कहती हूं कि
आपने इसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, पर अब कंडीशन क्या है, चेंज होगी। क्या हो गया देखो जरा, जब आपने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, जिसको कहते हैं इनिशियल टाइम, t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन थी a, तो फिर आपने 1 मिनट के बाद देखा, मैं कहती हूँ आपको 1 मिनट के बाद ऑब्जर्व करो, तो मैं कहते हो ओके जी। 1 मिनट के बाद देखा कि पार्टिकल यहां से उठ के यहां आ गया, तो आप कहोगे 1 मिनट के बाद पार्टिकल की पोजीशन b है। फिर मैं कहूंगी 1 और मिनट के बाद देख लो बेटा, तो आपने 2 मिनट मतलब इनिशियल से 2 और यहां से 1, ये बातें ध्यान रखो कि इनिशियल से 2 मिनट लग गए और इससे 1 मिनट से ऊपर 1 मिनट लगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 मिनट, तो अपने 2 मिनट में देखा सी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, सी। इसका मतलब टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी ऑब्जर्व करो पार्टिकल एक ही पोजीशन पर है, नहीं हुआ ना ऐसा। इस केस में आपने अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल की पोजीशन भी अलग अलग आई। सो इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, द पार्टिकल इज सेट और द बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। सो हम मोशन कब कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, कब, जब उसकी पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ये होता है क्राइटेरिया देखने का। अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट इज एट रेस्ट। अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट इज इन मोशन। ठीक, दूसरी बात देखिए। अच्छा, यहां पर दूसरी बात आती है मेरे पास बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इट इज, ये अब हमें यहां पर देखना है। देखो जरा, ओके इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, इसके टाइप्स भी हैं, तो थोड़े से कंसंट्रेशन यहाँ पे लाइए प्लीज। ओके जी, देखो बेटा, मैं आपको ये कहती हूँ कि एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है A, जिसको मैंने A नाम दिया हुआ है। एक बॉडी है कोई, वो इस पॉइंट पर पड़ी हुई है, जिसको मैंने A नाम दिया हुआ है। क्लियर? आगे दे सुनिए। मैं आपको कहती हूँ कि ये पॉइंट ना 10 मीटर पर है। समझ में आ गई मेरी बात? 10 मीटर पर। ओके, फिर मैं कहता हूँ एक और पॉइंट है B, जो कि 20 मीटर पर है। तो आप कहोगे मैम आप ठीक हो, आप हमें ये तो बताओ कि 10 मीटर कहाँ से 10 मीटर, B कहाँ से 20 मीटर? मैं कहूँगी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे से वो A पॉइंट 10 मीटर पर है, मेरे से वो B पॉइंट 20 मीटर पर है। इसका मतलब अगर मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है या मुझे किसी चीज की पोजीशन देनी है, तो मुझे ये बताना होगा कि ये पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट मेजर हो रही है। जैसे मान लो, दोबारा सुनो, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, ये हूं मैं। डोंट जज माई ड्रॉइंग प्लीज, ठीक है, ये हूं मैं, ठीक है जी। मेरे से A पॉइंट 10 मीटर पर है और B पॉइंट 20 मीटर पर है। इसका मतलब अगर मुझे A और B की पोजीशन बतानी है, तो मुझे यह देखना होगा कि मेरा ऑब्जर्वर कहां है। तो इस ऑब्जर्वर जो कि मैं खड़ी हूं यहां पे, मेरे हिसाब से A पॉइंट की पोजीशन है मेरे से 10 मीटर और B पॉइंट की पोजीशन है मेरे से 20 मीटर। मान लो यहां पे कोई और ऑब्जर्वर है, ये जो थोड़ा दूर है। अब वो कहेगा नहीं, आप तो कह रहे हो A 10 मीटर है, B 20 मीटर है। मैं तो कह रहा हूं A जो है वो 30 मीटर है और B 50 मीटर है मेरे से। इसका मतलब 30 मीटर और 50 मीटर इनकी पोजीशन है किसके विद रिस्पेक्ट? कौन कह रहा है? इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट। ये अगर O है, ये O डैश है, तो O डैश के विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब अगर मुझे किसी चीज की पोजीशन बतानी है, तो मुझे ये देखना होगा कि उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तो O कर रहा है तो उसके लिए ये पोजीशन है, अगर तो O डैश कर रहा है उसके लिए ये पोजीशन है। तो ये जो O और O डैश है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, कि अगर ये मार्कर मूव कर रहा है और इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन है? मैं हूं अगर ऑब्जर्व करने वाली, तो मैं कहलाऊंगी ऑब्जर्वर। बिल्कुल सिंपल, कि जो चीज मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए एक बॉडी मूव कर रही है, तो उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसने स्टडी करना उसकी बॉडी के मोशन का, तो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है जी, तो यहां पे ये है O ऑब्जर्वर, ये है O डैश, तो हम एक ही ऑब्जर्वर लेके चलते हैं। तो एक ऑब्जर्वर है O, जिसके लिए A की पोजीशन है 10 और B की पोजीशन है 20 मीटर्स। तो ये क्या हो गया? O इज ऑब्जर्वर हियर बिकॉज इट इज ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक, ये हो गया ऑब्जर्वर। चलो अब एक ही ले लो, एक ही ऑब्जर्वर और एक ही पॉइंट।
तो ये ऑब्जर्वर है, तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है जी। तो वो ए को ऑब्जर्व करता है और वो ये कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले मिनट पर वो यहां पर था, दूसरे मिनट पर वो यहां पर था, तीसरे मिनट पर उसका डिस्टेंस ये था। समझ आ गई मेरी बात। तीसरी बात और डिटेल में हम जाते हैं। ये बात समझ आ गई, ये ऑब्जर्वर है, ये इस ए पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए दो चीजें चाहिए बेटा। एक इसको चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है वो, अगर ये मेरा एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने चलो ओ लिखा, ये मेरा ऑब्जर्वर है ओ, ये इस ए को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक तो इसको क्या चाहिए, घड़ी, कि इतने टाइम पर ये यहां पर है, इतने टाइम पर ये यहां पर है। इसके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, तभी ऑब्जर्व करेगा ना कि किस किस टाइम पे ये कहां पर है। समझ आ गई। तो एक तो इसको चाहिए क्लॉक, ठीक है। और दूसरा इसको क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनिए, दूसरा इसको चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब इसके अराउंड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तभी तो वो डिस्टेंस बता पाएगा। अगर पॉइंट के यहां पर है, दिस इज द पॉइंट, या यहां पर है, तो वो ये बता पाएगा ना कि एक्स से इतने डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, ये ठीक है, एक्स से इतने डिस्टेंस पर है, वाई से इतने डिस्टेंस पर है, जेड से कितने डिस्टेंस पर है। इसका मतलब एक तो उसको अगर ए पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, किसने, ऑब्जर्वर ने। ऑब्जर्वर कौन है, जो किसी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर इस ऑब्जर्वर ने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है तो इसको एक तो अपने हाथ में घड़ी चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए, दूसरे इसको अपने हाथ में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेगा, इसकी पोजीशन बताएगा। घड़ी क्या करेगा, ये टाइम पे ये पोजीशन है। समझ आ गई मेरी बात। घड़ी बताएगा कि t इज इक्वल्स टू 0 मिनट्स पर इसकी पोजीशन ये है। घड़ी ने टाइम बताया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन बताई। समझ आ गई। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर के हाथ में घड़ी है, ताकि वो ये बता सकता है कि इस टाइम पे बॉडी यहां है, फिर इस टाइम पे बॉडी यहां है, इस टाइम पे बॉडी यहां है। क्यों, क्योंकि टाइम देखने के लिए उसके पास घड़ी भी है और पोजीशन देखने के लिए उसके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। So this set of coordinate system in which the observer has a clock with him is called as a frame of reference. It is a frame which we are choosing it as reference with respect to which the position is measured. So it is the frame of reference. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए विद डिफरेंट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप मैं इसको समझाने में बिल्कुल सक्सेसफुल रही हूं। अगर आपको नहीं भी समझ आता तो कमेंट में बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, ठीक। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। थोड़ा डिटेल में इसको हम देख रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। चाहे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन चीजों से इंटरेस्ट बनेगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। बेटा नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जितना स्ट्रॉन्गली आप बेसिक लोगे ना, बड़ी चीजें तो ऐसे होंगी, ऐसे, ठीक है। तो मैं बेसिक पे ज्यादा जोर देती हूँ। सो आई होप आपको भी ये चीज ऑप्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो है वो दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन से दो तरह का, कौन सा दो तरह का होता है? सबसे पहले तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल, वी हैव टू डू दिस। ओके जी, हाँ जी बच्चे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बड़ा ही इजी है, एक स्टेप बताऊंगी मैं। आपने ना इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी बुक में, पर आप समझ नहीं आता ये। मुझे जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था मुझे समझ नहीं आता, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ा था। पर है, जब मैंने एक्सप्लोर किया मैंने देखा तो है कुछ भी बहुत ईजी था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लो। वैसे तो हमने न्यूटन के लॉज को डिटेल में पढ़ना है, पर वैसे आपको डेफिनेशन तो पता ही होती है, हम बचपन से 9th-10th क्लासेस से ही पढ़ के आए हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है हमें? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी है और ये रेस्ट पर है, ठीक, तो ये रेस्ट पर ही रहेगी कब तक? जब तक इसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स अप्लाई ना करें।
मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो ये अपने आप जादू से नहीं चलेगी, इसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स चाहिए, चाहे वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है चाहे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, चाहे वो फोर्स लगाने के लिए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लगाया या इसको नीचे फेंक दूंगी तो अर्थ विदाउट कॉन्टैक्ट इसको खींच लेगा, पर फोर्स इंटरेक्शन होनी चाहिए। मतलब विदाउट फोर्स द बॉडी कांट मूव, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, दिस इज द डेफिनेशन। या फिर एक बॉडी है वो इधर को चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, सपोज करो रेस्ट पर नहीं है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इधर को चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, इधर 5 मीटर पर सेकेंड से चलती जा रही है, इसकी रफ्तार में कोई अदला बदली नहीं हुई, तो ये इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, इसकी वेलोसिटी ना ही तो बढ़ेगी ना ही तो कम होगी। कब तक? जब तक इसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा या कम करने के लिए इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई किया। मतलब जब तक हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स, नेट फोर्स ना, फोर्स तो रेस्ट पर भी हमने 2 देखे थे, पर रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। मतलब जब तक इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तब तक ये बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है तो उस स्पीड से चलती रहेगी। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी उसी रफ्तार से। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स, नेट फोर्स लगने वाला नहीं है। ठीक, तो इनर्शियल फ्रेम करा रहे थे, यहां पर क्या आ गए आप? क्योंकि बेटा इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम मतलब एक ऑब्जर्वर विद 3 कोऑर्डिनेट्स अलोंग विद हिम एंड अ क्लॉक, दिस इज अ फ्रेम। सो ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कब कहलाएगा? बेटा ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम तब कहलाएगा जब इस फ्रेम के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर एक फ्रेम है, मतलब ये ऑब्जर्वर है, ये उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये उसके पास क्लॉक है, तो ये एक फ्रेम बन गया जिसको मैंने इनर्शियल कब कहना है? जब बेटा मैं यहां का कोई भी पार्टिकल उठा लूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरे अंदर से कोऑर्डिनेट एक्सिस जा रही है, मेरे पास क्लॉक है, मैं बन गई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार कोई भी ऐसी चीज बॉडी मुझे नहीं दिख रही जो इस चीज को फॉलो ना करती हो। मतलब मेरे फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर वक्त फॉलो हो रहा है, कोई ऐसी बॉडी मिल ही नहीं रही जो इस चीज को डिसओबे करती है। गेटिंग? तो मेरा फ्रेम क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम। मतलब मुझे कोई ऐसी बॉडी दिख ही नहीं रही जिस पर फोर्स नहीं लग रहा, पर वो एक्सेलरेट हो रही है, इस चीज को हम बाद में लेंगे। बस वो मुझे कोई बॉडी नहीं दिख रही जिसके ऊपर ये फोर्स, ये लॉ नहीं लग रहा। ये लॉ समझा दिया मैंने कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, या मूव कर रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से तो वो मूव करती रहेगी इसी स्पीड से अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सो दिस लॉ इज मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी पर ये लॉ एप्लीकेबल है। सो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब मैं ऑब्जर्वर, मेरे से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस निकल रही है, मेरे पास क्लॉक है, तो मैं बन गई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मुझे ना मैंने ऑब्जर्व किया मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मुझे ये एक पार्टिकल मिल गया, एक बॉडी मिल गई जिस पर कोई नेट फोर्स नहीं था, फिर भी वो एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करना मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, पहले 5 था फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, स्पीड इज चेंजिंग, रफ्तार बढ़ गई, उसने एक्सेलरेट किया पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था। जबकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जब तक फोर्स ना हो तब तक उसकी रफ्तार चेंज नहीं होगी। पर मुझे तो एक ऐसी बॉडी मिल गई जिसकी रफ्तार हो गई चेंज, पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ध्यान से समझो, रफ्तार चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, पर मुझे ऐसी बॉडी मिल गई जिसके पास फोर्स नहीं है, उसको नहीं चाहिए, पर फिर भी रफ्तार चेंज हो रही है। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ उस बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर मुझे कोई भी ऐसा पार्टिकल मिल जाता है, बॉडी मिल जाती है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जिसमें ये लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा नॉन इनर्शियल। सुनो दोबारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो ऑब्जर्वर है विद 3 कोऑर्डिनेट्स एंड अ क्लॉक विद हिम, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। तो वो ऑब्जर्वर है जिसके जो कोई भी ऐसा पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा जहां पर ये लॉ ओबे ना होता हो। मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के अकॉर्डिंग जितने भी बॉडीज हैं वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे कर रहे हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। पर अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और मुझे एक बॉडी मिल गई जिसके ऊपर जो ये लॉ ओबे नहीं कर रही, मतलब जिसके ऊपर फोर्स नहीं है फिर भी वो एक्सेलरेट हो रही है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिटेल स्टडी। बाकी बेसिक में 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर दूंगी डिस्टेंस एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ। तो आप प्लीज बेसिक को थोड़ा सा उसमें भी लेकर चलिए, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। हमारी मेहनत को थोड़ा सा और हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम और मेहनत करके खुद को भी डेवलप करें और आपको भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा आपका यूज़ आए और आपको हेल्प हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट यू सून।